डियर स्टूडेंट्स, आज मैं समाज अध्ययन विषय से इतिहास विषय का एक चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आज हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम आपके पास चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव नहीं, मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि हेनरी फोर्ड कौन था। तो हेनरी फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध कार निर्माता था और इसका जो उद्योग था वो अमेरिका में एक शहर है डेट्रॉइट शहर, वहीं पर इसका कारखाना था। तो दूसरा क्वेश्चन है रिंडरपेस्ट आपका क्या तात्पर्य है। तो रिंडरपेस्ट, जैसा कि आप लोग किताब में पढ़े होंगे कि 1890 के दशक में अफ्रीका महादेश में पशुओं में एक बीमारी आई थी जिससे अफ्रीका महादेश के कम से कम 90% पशु मर गए थे। तो कहने का मतलब कि रिंडरपेस्ट जो है एक पशुओं की बीमारी थी। तीसरा क्वेश्चन है समूह 77 यानी G77 से क्या तात्पर्य है। तो 1950-60 के दशक की बात है, जब विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने G77 नाम से अपना एक अलग समूह बना लिया था। तो उसी को नाम दिया गया G77। तो G77 कहने का मतलब कि विकासशील देशों का जो है एक संगठन था और वे लोग अपना विकास करने के लिए लोग बनाए थे। फिर अगला क्वेश्चन है असेंबली लाइन से क्या तात्पर्य है। तो जब एक मशीन के अलग अलग कल पुर्जे को अलग अलग स्थानों पर बनाए जाते हैं और बाद में उन्हें जब एक स्थान पर इकट्ठा करके उन्हें एक पूरे मशीन का रूप दिया जाता है यानी जोड़ करके आपस में, तो इस तरह के ढंग को हम असेंबली लाइन कहते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है विश्व व्यापक आर्थिक महामंदी कब हुई। आप इतिहास में पढ़े होंगे कि 1929 ईस्वी में जो है सो पूरे दुनिया में बहुत बड़ी महामंदी आई थी। तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था और यह मंदी 30 के दशक तक, दशक कहने का मतलब 30 से 39 हुआ, लेकिन ज़्यादा असर इसका 1934 तक 35 तक था। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन का भी उत्तर आपको मिल गया। अब हम छठा क्वेश्चन लेते हैं आज का। गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर देखिए लिखा हुआ है, गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है। तो जब आपके यहाँ अंग्रेजी शासन थी तो अंग्रेज लोग जो हैं भारत के मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत यानी समझौता के तहत काम करने के लिए दुनिया के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ उनका उपनिवेश था, खासकर बागानी खेती करवाने के लिए ले जाते थे। और विशेषकर कैरेबियाई द्वीप, आप नाम सुने होंगे कैरेबियाई द्वीप, वेस्ट इंडीज का नाम सुनेंगे, तो वेस्ट इंडीज भी जो है कैरेबियाई देश है और खासकर वहीं पर उन्हें ले जाया गया था और उन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। क्योंकि एग्रीमेंट से एग्रीमेंट नहीं कहने आता था लोग को, तो एग्रीमेंट को एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से गिरमिटिया मजदूर हो गए। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ब्रेटन वुड्स कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है। तो ब्रेटन वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है और वो न्यू हैम्पशर जो स्टेट है अमेरिका का, उसी में स्थित है। और यहाँ 1944 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था और उसमें विचार किया गया था कि कैसे जो है सो अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले जाए, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था को। तो उसी पर विचार किया गया था। तो इस तरह से इतिहास में बहुत फेमस है। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। अभी तक आपने जो 7 क्वेश्चन देखा वो अति लघु उत्तरीय था। अब जो 8वां क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये लघु उत्तरीय है। पहला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में स्थानीय निवासियों को काम पर लगाए रखने के लिए यूरोपियों द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए। तो जैसे आपके देश पर अंग्रेजों का शासन था, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी जो है सो उन्हीं लोग का शासन था
और जब दक्षिण अफ्रीका के लोग उनका काम करने को तैयार नहीं होते थे, यानी मजदूरी करना नहीं चाहते थे, तो अंग्रेजों ने कई तरह के तरीके अपनाए। क्या किया, यानी कहने का मतलब कि उनको लाचार किया जाए, विवश किया जाए कि उनके बगानों में काम करें और उनके खानों में काम करें, माइंस में। तो इसके लिए उन्होंने कई तरह के जो है सो हथकंडे अपनाए। इससे पहला क्या किया कि टैक्स बढ़ाया, और इस तरह से टैक्स बढ़ाया कि उसकी भरपाई तभी हो सकती थी जब वो कहीं वेतन पर काम करता। यानी कहने का मतलब कि मजदूरी करने के लिए, विवश करने के लिए ऐसा किया था। दूसरा, उत्तराधिकारी कानून द्वारा एक ही व्यक्ति की पैतृक संपत्ति मिलना निश्चित हुआ। ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, इसमें वो क्या किया उन लोगों ने, यानी अंग्रेज सरकार वहां पर, कि जैसे एक परिवार में अगर चार ये मेंबर हैं, तो उत्तराधिकार यानी उसका जब उस घर का मालिक जब गुजर जाता था, तो आगे जो उन लोग आपस में बंटवारा करते थे, तो उसके लिए कानून बना दिया कि पैतृक जो संपत्ति है वो एक ही आदमी का होगा, यानी 3 आदमी जो है सो बेकार। और ऐसा इसलिए करता था कि वो 3 आदमी हमारे पास मजदूर के रूप में काम करेगा। एक कानून बना दिया था उन लोग। फिर तीसरा पॉइंट है, खान में काम करने वाले मजदूरों को बाड़ों में बंद करके रखा जाता था। सोचिए, पशुओं की तरह जो है सो बाड़े में बंद करके रखा जाता था, ताकि यह स्वतंत्रतापूर्वक घूमे फिरे नहीं या भागे नहीं। तो इस तरह से जो है सो स्थानीय निवासियों को काम पर लगाने के लिए उन लोगों ने बहुत ही एक गलत तरीका अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुबंधित श्रमिक, जिसको हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, दूसरे देशों में जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? अब आप जरा सा सोचिए कि हमारे देश के लोग जो बाहर काम करने के लिए गए गिरमिटिया मजदूर के रूप में, एग्रीमेंट करके, जिसको हिंदी में समझौता कहेंगे, तो उनको जाने का कारण क्या था कि क्यों ये उतना दूर जाते थे ये? तो पहला कारण था कि भारत में इंग्लैंड की वस्तु जब बाजार में आने लगा, तो यहाँ के कारीगर जो घरेलू उद्योग में काम करते थे, उत्पादन करते थे, जो कुटीर उद्योग कहते हैं, वो यहाँ पर बंद हो गया। बेचारे लोग सब बेरोजगार हो गए, यानी उनके पास रोजी रोटी का जो है कोई उपाय नहीं था। तो मजबूर होकर के वे गिरमिटिया मजदूर के रूप में बाहर गए। दूसरा है, भूमि कर बढ़ने के कारण किसान कर चुकाने में सक्षम नहीं थे, और उनके पास कृषि छोड़ने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं था। यहाँ के जमींदार या किसान, ये जमींदार या वो जो अंग्रेज लोग थे, यहाँ की सरकार, उन लोगों ने जो है सो किसानों पर इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि वे लोग खेती से भरपाई नहीं कर सकते थे, और अंततः होता क्या था कि ज़मीन उनको छोड़ना पड़ जाता था, और जो किसान ज़मीन छोड़ दिए, बेरोजगार हो गए, तो वही लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते थे गिरमिटिया मजदूर के रूप में। तीसरा है, बगानों तथा खदानों में वृद्धि से कृषि जो भूमि कम हो गई थी, इससे भी लोग बेरोजगार हो गए थे। अंग्रेज सरकार यहाँ क्या करती थी कि अपने देश के उद्योग को चलाने के लिए, यहाँ से कच्चा माल ले जाने के लिए जो है बागानी खेती करवाती थी, या उस तरह का औद्योगिक फसल जो उसके लिए कच्चा माल का काम करे इंग्लैंड में। तो उससे हुआ क्या कि खेती वाला जो जमीन था, खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला, वह जो है सो कम होते गया, और किसान लोग जो है सो भूमिहीन होते गए। तो वैसे ही लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में बाहर गए। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के क्या परिणाम हुए? यानी वहां जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ, हम जरा देखेंगे इस पर। तो पहला हुआ कि खाद्यान्नों की मांग बढ़ गई। अब जानते हैं जनसंख्या बढ़ेगी तो ये आसानी से सोचने की बात है कि भोजन की समस्या बढ़ेगी ही। दूसरा है, उद्योग धंधों में वृद्धि हुई। अब क्या हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ी और बेरोजगार होने लगे, तो उद्योग धंधा में काम करने लगे, तो उद्योग धंधा में वृद्धि हुई। फिर एक कृषि उत्पाद की मांग बढ़ गई, यानी भोजन की समस्या को हल करने के लिए, या भोजन की समस्या उत्पन्न हुई तो वो कृषि उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ी। फिर है कि कृषि उत्पाद महंगे हो गए जब ज़्यादा ये मांग बढ़ा तो। और फिर अगला है, सरकार ने मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी, क्या कि वहाँ के जो भूस्वामी थे उन लोगों ने दबाव दे करके, और जो बाहर से मक्का आयात किया जाता था उसको बंद करवा दिया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणामों का वर्णन करें। अब जानते हैं पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। देखें हम लोग कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ था।
परिवार के सदस्य को युद्ध में मारे जाने से पारिवारिक आय गिर गई। क्या हुआ वहाँ पर कि युद्ध में जो लोग मारे गए, तो जिस परिवार के लोग मारे गए उसमें आय कमाने वाले वही लोग थे। उनके मर जाने से उस परिवार की आय जो है सो गिर गई। दूसरा है, युद्ध का सामान बनाने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया ब्रिटेन। हाँ, तो फिर क्या किया गया कि जो उद्योग धंधा पहले वस्तुएं बनाते थे, कपड़ा बनाना, और भी अब उस पर ध्यान नहीं दे करके और उद्योगों का पूरी तरह से जो है सो अब दूसरे ढंग से पुनर्गठन किया जाने लगा ताकि उसमें युद्ध का सामान बनाया जा सके। अगला है, ब्रिटेन भारी विदेशी कर्ज में डूब गया। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है सो लड़ाई का मुख्य नेता था। वो एक तरफ का, कहने का मतलब एलाइड जो फोर्स ही था, यानी मित्र देश, उनका नेता यही था। और इसको युद्ध में इतना ज़्यादा क्षति हुआ, नुकसान हुआ, इसको जो है सो कर्ज लेना पड़ा। युद्ध के दौरान उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। तो जब युद्ध होने लगा तो सैनिकों के रूप में उद्योग में काम करने वाले लोगों को जो है सो ज़्यादा वहाँ ज़रूरत पड़ी। फिर एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं को भारी संकट का सामना करना पड़ा। यानी जब युद्ध का सामान बनने लगा कल कारखाना में, तो कृषि संबंधी जो ये बनते थे वस्तु का उत्पादन जो होता था, खासकर खेती बाड़ी, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा वहाँ पर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक स्थिति जो है अच्छी नहीं हुई वहाँ की। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, यानी पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़कर एक विशेष अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है। वैश्वीकरण ने जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी, श्रम तथा तकनीक के प्रवाह को सुनिश्चित किया है, वहीं इसने कई गंभीर समस्याओं को भी जन्म दिया है। अभी तक के साक्ष्य एवं प्रमाण के आधार पर अनुभव बताता है कि वैश्वीकरण विकसित देशों को लाभ पहुंचाया है, जबकि विकासशील और अविकसित देशों को कोई लाभ नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि वैश्वीकरण के अनुसार होता क्या है कि एक देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के अन्य देशों, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है। एक जगह के लोग दूसरे देशों में जाकर के व्यापार करते हैं, उद्योग लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में भी ऐसा हुआ है कि बाहर की बहुत सी कंपनियां आकर के और इसके तहत उद्योग लगाए हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो उसका परिणाम यहाँ देखा जा रहा है कि इससे ज़्यादा फायदा विकसित देशों को हुआ है, और जो विकासशील देश हैं उनको जो है सो लाभ नहीं। अभी तक का जो सबूत है या जो प्रमाण मिल रहा है उसका परिणाम वैश्वीकरण का यही है कि इससे ज़्यादा फायदा विकसित देश को हो रहा है और विकासशील देश को उससे कोई खास फायदा नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहेंगे हम इसको। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, व्याख्या करें। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में आप पढ़े होंगे बहुत पहले से या सुनते आए होंगे कि 1498 में स्पेन का एक बहुत ही अनुभवी नाविक या जहाजी कहिए, नाम था उसका क्रिस्टोफर कोलंबस। वह वेस्ट इंडीज अमेरिका का पता लगाया था। और फिर जो है सो ये 1492 की घटना थी। तो 1498 में जो है सो वास्को डी गामा ये भारत आने का मार्ग पता किया था, जो अफ्रीका को तमाशांतरित होते हुए आया था। तो इस तरह से हो जाने से जब आपस में कई महाद्वीपों के लोगों का मिलना जुलना हुआ तो लगने लगा कि अब दुनिया छोटी हो गई। तो कहने का मतलब कि आवागमन सुलभ हो जाने का संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोग जो थे आपस में अपना संबंध बढ़ाते गए। और दूसरा कि 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के बीच अंतर संबंध, व्यापार, व्यवसाय का अभाव था। और आप सुने होंगे कि जब तक अमेरिका का पता नहीं चला था तब तक लोग जानते थे कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया ही केवल दुनिया में जगह है या महाद्वीप है या भूमि है। अमेरिका के बारे में कोई पता नहीं था। लेकिन जब उसका पता लग गया तो लोग वहाँ से भी जो है आना जाना, बसना शुरू किए, व्यापार बढ़ा। अच्छा, इसके बाद 16वीं सदी के पहले तक ये तो हो गया। अच्छा, 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार बढ़ा, व्यवसाय बढ़ा,
सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान भी बढ़ा। जब एक जगह से दूसरे जगह लोग आने जाने लगे तो एक जगह का रीति रिवाज दूसरी जगह पहुंचा। कई तरह की कलाएं, जैसे ये घर बनाने की कला जिसको हम वास्तुकला कहते हैं, इस तरह की बहुत तरह की बातें जो है, चिकित्सा कहिए या और भी रीति रिवाज एक जगह से दूसरी जगह गया। अच्छा, तीसरा है, अब विदेश का कोई भी भाग जो है उपनिवेशवादियों का कर्म था वैश्विक बीमारियों से अछूता नहीं रहा। और यूरोप के देश जो विकसित देश बने बाद में, इन लोग पूरे दुनिया में जो है सो अपने ताकत के बल पर, बुद्धि के बल पर उपनिवेश स्थापित किए। कहीं आक्रमण करके किए, तो कहीं इनको प्रकृति ने भी साथ दिया, कहीं आप सुने होंगे कि बीमारी भी जो है इन लोग को साथ दिया था, और इस तरह से पूरे विश्व में फैल गए। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का, कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसके क्या परिणाम हुए। तो कॉर्न लॉ जो है वो ब्रिटेन से संबंधित कानून था एक। 18वीं शताब्दी में हुआ क्या कि ब्रिटेन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। तो आप जानते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने के पदार्थों की भी मांग बढ़ेगी, वहाँ भी बढ़ा। तो भूस्वामियों ने देखा कि डिमांड बढ़ रहा है खाद्यान्न का, तो उन लोग सरकार पर दबाव बनाया कि आप मक्का का जो आयात करते हो बाहर से वो मत मंगाओ। और सरकार उनके दबाव में आकर के और एक कानून बनाया, और जिसमें मक्का के आयात को बंद कर दिया गया। इसके बाद जब मक्का का आयात बंद हो गया, यानी बाहर से आना बंद हो गया ब्रिटेन में, तो और भी जो है सो महंगाई बढ़ गई, जिसके कारण वहाँ के जो उद्योगपति थे या स्थानीय लोग थे, मजदूर लोग थे, उन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया कि कॉर्न लॉ को समाप्त करो। और फिर सरकार को एक बार अब उद्योगपतियों के दबाव में आना पड़ा और कॉर्न लॉ को समाप्त करके, और फिर ये जो मक्का वगैरह अन्य खाद्यान्न का जो आयात होता था उसको शुरू कर दिया। और वह खाद्यान्न इतना सस्ता होता था कि ब्रिटेन के लोग जो उत्पादन करते थे खाद्यान्न, उसके अपेक्षा वो बहुत सस्ता था। यानी इनको जितना खर्च होता था उत्पादन करने में, उससे भी कम कीमत पर अब मक्का का आयात होने लगा। और इसका परिणाम हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय किसान या जो भूस्वामी थे, उन लोग की स्थिति खराब हो गई और बहुतों ने तो कृषि कार्य छोड़ दिया। हजारों लोग जो है बेरोजगार हुए, कितना तो देश छोड़कर बाहर चले गए और कितना वहीं पर जो है सो काम करना शुरू किया। तो इस तरह से ये कॉर्न लॉ कहाँ लागू हुआ, आपको पता हो गया, कैसे लागू हुआ, क्यों लागू हुआ और फिर क्यों समाप्त किया गया, क्या परिणाम हुआ, इसका जवाब आपको मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की व्याख्या करें। ये विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी, तो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो है सो कुछ दिन के बाद 1929 के लगभग में बहुत बड़ा महामंदी शुरू हुआ था। महामंदी का मतलब होता है कि वस्तु जो है उपलब्ध है बाजार में, लेकिन खरीदने वाले के पास जो है सो सामर्थ्य नहीं होता है। तो इस तरह की स्थिति में वस्तु का उत्पादन भी नहीं होगा, जब बाजार में बिकेगा ही नहीं तो ये महामंदी इसको कहा जाता है। तो महामंदी के कारण क्या हुआ, सुधा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आ गई। आय बढ़ाने के लिए किसानों ने पुनः उत्पादन वृद्धि का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में और अधिक गिरावट आ गई तथा खरीदारों के अभाव में उपज बड़ी खराब हो गई। आपको हम उदाहरण देकर समझाते हैं। हुआ क्या कि जब युद्ध खत्म हुआ तो यूरोपियन किसानों ने सोचा कि अब हम पुनः कृषि कार्य करके और अपने अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे। उन लोगों ने जब कृषि का काम शुरू किया और उत्पादन बढ़ा, तो चूंकि आप जानते हैं कि बाहर से भी वहाँ खाद्यान्न आ रहा था और बाजार में जो है सो खाने वाले अनाजों का भंडार बढ़ गया। और उसको बढ़ने से हुआ क्या कि अनाज सस्ता हो गया। आप जानते हैं बाजार का नियम है कि जब पूर्ति ज़्यादा होता है और मांग कम होती है तो वो वस्तु सस्ता हो जाता है। तो फिर यूरोपियन किसानों ने सोचा कि और अधिक अगर हम पैदा करेंगे तो अगर थोड़ा भी फायदा होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो। और जब ऐसा किया तो स्थिति और भी विचित्र हो गई कि और ज़्यादा जो है सो खाद्यान्न भर गया और खाद्यान्न ज़्यादा स्टॉक ये मात्रा बढ़ने से और सस्ता हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि उनका जो खाद्यान्न था नहीं बिकने लगा
और पड़ा पड़ा सड़ने लगा और खराब हो गया सब। दूसरा है, कारखानों में तैयार माल को बाजार नहीं मिल सका, जिसके कारण कारखाने बंद हो गए। तब बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ी। अब क्या हुआ, लोग उद्योगपति सोचे कि कारखाना ये लगाएंगे हम लोग पुनः, कहे कि युद्ध के समय तो उत्पादन बंद हो गया था, केवल युद्ध का सामान बनता था। लेकिन जब पुनः आवश्यकता की वस्तुएं बनने लगी तो उन लोगों ने सोचा कि तेजी से हम उत्पादन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या कि खरीदारों की कमी थी। लोग इतना बेरोजगार हो गए थे कि उनके पास खरीदने का जो है सामर्थ्य नहीं था, और फिर वो सामान नहीं बिकने के कारण उनके कल कारखाने जो थे वो बंद होने कगार पर हो गए। अधिक संख्या में मजदूरों की उपलब्धता के कारण वेतन में कमी हो गई तथा मजदूरों का जीवन स्तर गिर गया। अब चूंकि बेरोजगारी इतनी थी कि मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ गई। अब मजदूर की संख्या जब बढ़ेगा और उनकी ज़रूरत कम है तो जो काम पर लगाएगा वो वेतन कम देना चाहेगा, और जब वेतन कम देगा तो उनका जीवन स्तर जो है सो गिरेगा, काहे कि कम पैसे में उनका जीवन स्तर ढंग से नहीं चल पाएगा। ये स्थिति वहाँ हो गई। अगला है, शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट कारण लाखों व्यापारियों का कारोबार चौपट हो गया। शेयर बाजार में जो पूंजी लगाए थे और जब वो कंपनी ध्वस्त हो जाती थी तो उनका पैसा जो है वो सब बर्बाद हो जाता था, यानी डूब जाता था और वे कंगाल हो जाते थे। तो इस तरह से महामंदी का जो है तो हमने देखा कि किस तरह का वहाँ ये हुआ, परिणाम हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर अपने देश में आइए कि अब हम देखेंगे कि विश्व में जो महामंदी आई, भारत उससे कैसे ये मतलब भारत में उसका क्या असर रहा। तो सबसे पहले 1928 से 34 के बीच भारत से जो गेहूं बाहर जाता था वो जितना गेहूं जाता था अब वो आधा हो गया। यानी यहाँ के किसान जो गेहूं उत्पादन करते थे अब पहले की अपेक्षा आधा गेहूं ही बाहर जाने लगा। अब उनके पास भी जो है सो समस्या खड़ी हो गई गेहूं बेचने की। और दूसरी बात क्या हुई, 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत में 50% की गिरावट हुई। यानी भाव जो है सीधे आधा हो गया। पहले जिस दर से गेहूं बिकता था अब उसके आधे दर पर बिकने लगा, जिसके कारण उत्पादन करने वाले को बहुत नुकसान हुआ। तीसरा है, कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण किसान और काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी सरकार ने लगान में कोई छूट या माफी की घोषणा नहीं की। यहाँ के किसान को जब नुकसान होने लगा खेती में तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, न ही उनका टैक्स माफ किया गया और न ही किसी तरह का छूट दिया गया, जिसके कारण किसानों का स्तर जो है जीवन स्तर बहुत ही गिर गया। मंदी के अगला है, मंदी के दौरान भारत सोने का निर्यात करने लगा था, जिससे ब्रिटेन की आर्थिक दशा में सुधार का कारण हुआ। तब हमारे देश का सोना जो है ब्रिटेन जाने लगा अपने देश की स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा अंग्रेजों को हुआ। अगला है, कीमतों में भारी कमी के बावजूद शहर के वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति ठीक ठाक रही क्योंकि उनकी आय निश्चित थी। इस बेरोजगारी का अगर कोई असर नहीं पड़ा, अगर वह समुदाय था तो वह शहर में रहने वाले जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी थे उन लोग थे, उन लोगों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उनको नियमित रूप से वेतन मिलता था और वे आसानी से जो है अपना जो है जो आवश्यकता की वस्तुएं होती थी वे खरीदते थे और उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या अभिप्राय है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने के फैसलों के क्या प्रभाव हुए। तो आप नाम सुने होंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी का। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे कंपनी को कहते हैं जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में चलता है। तो क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या अभिप्राय है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन है, वे कंपनियां जो विभिन्न देशों में पूंजी निवेश करती है, यानी पूंजी लगाती है और जो उससे उद्योग में जो तैयार माल होगा उसको विश्व बाजार में यानी दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में बेचते हैं जहाँ उसको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये कंपनियां सब निजी कंपनी होते हैं और इनका पहला उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो इन्हीं कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थापित करने के निम्नलिखित प्रभाव हुए। आप देखेंगे या सुनते होंगे कि वो जितने भी पश्चिमी देश हैं, खासकर उधर अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस या यूरोपीय देश हैं, उन लोग एशिया के तरफ जो है
सो आकर के बहुत पूंजी निवेश किया है और इधर उत्पादन कर रहा है। तो ये आखिर इसका कारण क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, सो देखिएगा। तो एशियाई देशों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई जब उधर यहाँ आए उधर से, और जब उद्योग लगाए तो यहाँ के लोगों को जो है सो रोजगार मिला, मजदूरों की आय बढ़ी और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो गया। यानी पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ क्योंकि उनको काम मिलने लगा उनके द्वारा लगाए गए उद्योगों में। और दूसरा प्रभाव पड़ा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी, श्रम और तकनीक के प्रवाह को बढ़ावा दिया। प्रवाह का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यानी एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में गई, एक जगह की पूंजी दूसरे देश में गई, एक जगह का तकनीक या ये कहिए मजदूर कहिए दूसरे जगह गए, तो ये भी एक प्रभाव पड़ा कि भारी संख्या में लोग इधर उधर हुए हैं। इसके बाद पूंजी इधर से उधर गई, इसके बाद टेक्नोलॉजी भी जो है एक जगह से दूसरी जगह गई। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। तो ये जो वैश्वीकरण की जो व्यवस्था हुई है पूरे दुनिया में, इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसमें मुख्य जो भूमिका है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है, कहे कि इन्हीं लोग के द्वारा जो है वैश्वीकरण संभव हुआ है। तो इस तरह से आज का जो क्वेश्चन था वो सब हल हो गया, और अगला दिन फिर अब आपसे हम मिलेंगे और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गए हैं इसके, जो हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। और आज आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और फिर अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट के द्वारा खबर करेंगे। और अब हम आपसे छुट्टी चाहेंगे, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।